तो ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के तो पॉलिटी चो आते ही आते हैं, तो 15 to 20 क्वेश्चन मायने रखते हैं, है ना। एंड अगर सपोज 20 क्वेश्चन आ जाते पॉलिटी के विचों, तो मतलब तुसी लगा के चलो कि लास्ट ईयर जी UPSC की कट ऑफ गई सी 82.5 गई सी, तो अगर तुसी सिर्फ पॉलिटी ही सॉल्व कर लेने हो 20 क्वेश्चन, तो 40 नंबर तो आ ही गए सीधा सीधा ही, समझ रहे हो तुसी। एंड थोड़े को तुसी होर किन्ने लेने 42 नंबर होर लेने हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये इतों ये पता चल रहा है कि अगर ये सबजैक्ट भी चज नाल पढ़ लो एंड अगर यही 20 क्वेश्चन भी तुसी सॉल्व कर लो, तो 40 नंबर सीधा सीधा थोड़ी जेब च है। एंड अल्टीमेटली 42-43 नंबर होर लेने टू राइट मेन्स। तो इस करके दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ गोल्ड थिंग है, ये सोना एक टाइप का जोड़ा कि ईजिली मतलब एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एंड पॉलिटी का सब तो बड़ा बेनीफिट की है, पॉलिटी के काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशनरी नहीं है पॉलिटी। एवोल्यूशनरी इन द सेंस कि काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं आते। इकनॉमिक्स बड़ी एवोल्यूशनरी है, आर्ट एंड कल्चर बड़ा एवोल्यूशनरी है, लेकिन ये कोई ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है। एंड कोई ज़्यादा इंटलैक्ट भी नहीं चाहिए तैयारी लई, मतलब ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगना तो घट दिमाग दे विच ठीक है यदी तैयारी जी है की जा सकती है, समझ लो। आ जाओ आ जाओ, और भी है कोई? आ जाओ देवांशी आ जाओ। तो इस करके एक बड़ा ही मतलब वधिया सबजैक्ट है एंड पढ़न भी बहुत इंटरस्टिंग है, क्योंकि अल्टीमेटली राजनीति बारे सुनांगे आप। कल मैं तो भेजी भी सी एक फोटो भेजी सी कि पॉलीटिशियंस जोड़े अनटैलेंटेड लोग जोड़े होंगे पॉलीटिशियंस होंगे है, तो मैंने उन्हें रिप्लाई भी किया फिर मनविंदर ने कि नहीं सर ये गलत है, ठीक है। फिर साड़ी लड़ाई भी होगी थोड़ी जी बट येस द रियलिटी इज़ कि पॉलिटी इज़ नाउ एवरीवेयर, है ना। इट इज़ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, बट मैन इज़ एन इकनॉमिक एनिमल एज वेल एज पोलिटिकल एनिमल। तो आप राजनीतिक एनिमल भी है, तो राजनीति के आसे पासे रहने, राजनीति नाल कनैक्टेड है, तो राजनीति को समझना भी एक आप ही स्किल है। आने वाले टाइम तुम एक पोलिटिकल सिचुएशन जा रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे ब्यूरोक्रेट जोड़ा है वो पोलिटिकल सिचुएशन काम करता है, तो उन्होंने पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स की हैगी है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, लॉ की है, यही चीज़ों उन्हें इंप्लीमेंट करना है। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ समथिंग विच इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ अ ब्यूरोक्रेट। ये बिना काम ही नहीं कर सकता पॉलिटी के परस्पैक्टिव नाल। एंड पॉलिटी के विच जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट डॉकूमेंट जिहड़ा आपां पढ़ना है, ये महीना सवा महीना होएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देश का संविधान पढ़ना है, एंड देश का संविधान पढ़ना है क्यों पढ़ना है? क्योंकि आने वाले टाइम 'ਚ उन्हें इंप्लीमेंट करना है जो तुसीं ऑफिसर बन गए, है ना। सारी उम्र यही काम करना है तुसीं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी कोई गल होगी तो यही होंगे संविधान 'ਚ लिखा है, संविधान 'ਚ लिखा है। तो इस करके आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही जोड़ा है रीड करना है। क्लीयर है? हुण आप गल करते हैं कि पढ़ना कित्थों है, ठीक है। सो देर आर मैनी वेज ऑफ रीडिंग पॉलिटी। तो सब तो इंपॉर्टेंट जा एक बुक हैगी लक्ष्मीकांत, है ना। ये बाइबल है बेसिकली, पॉलिटी की बाइबल है, जिमें है ना क्रिश्चियन रिलीजन की बाइबल होगी, उमें UPSC की बाइबल है ये लक्ष्मीकांत। तो जिमें ओल्ड रजिंदर नगर की गलियां जिथे तैयारी होंगी है, उत्थे जो पासपोर्ट है बेसिकली, उत्थे चैक करने वाले खड़े होंगे सामने कि तुहाडे कोल अगर लक्ष्मीकांत है फिर ही अंदर एंट्री है। मजाक कर रहे हैं, इदा कुछ नहीं होता मन्नी जाने हो। तो इट इज़ लाइक इफ यू गो टू रजिंदर नगर दी गलियां, तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड एंड दैट बुक माइट बी लक्ष्मीकांत, ठीक है। सो इस करके की है कि ये बुक तो तुसीं रही लो, लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक है, जरूर रखो आपदे कोले, है ना। तो 200 300 400 रुपए की बुक है, जिहड़ा मर्जी एडिशन रख लो। जिहदे कोल नवा एडिशन है नवा एडिशन ले ले, जिहदे कोल पुराने एडिशन है पुराने एडिशन भी वर्क करनगे। ये नहीं है कि पुराने एडिशन हुण रखते तो नवे लई जे गए, आए ना करो, समझ गए। कोई गल नहीं, नवी एडिशन जिहड़ियां होंदियां वो करंट अफेयर्स कवर हो जाती है। सो जिहड़ा मर्जी एडिशन मिल जाए, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत जरूर लैनी लैनी है। तो लिख लो रेफरेंस बुक लक्ष्मीकांत, ये लैनी लैनी है। सोर्सिस में हमेशा तुहानूं जो भी मैं सबजैक्ट शुरू करता हमेशा सोर्सिस दसदा पहला। तो लक्ष्मीकांत लैनी लैनी है। लक्ष्मीकांत तो इलावा तुसी न्यूज़पेपर नूं रैगूलरली पढ़ना है, ठीक है। अज के न्यूज़पेपर दे विच भी कुछ ना कुछ होगा पॉलिटी के रिलेटेड। इलैक्शनस आ रही हैं इंडिया के 2024 के। हुण इलैक्शन के टिकटां वंडियां जा रही हैं। कल मोदी जी ने टिकटां वंडियां BJP नूं, आपने आप नूं वंड ली, है ना। वाराणसी तो खड़े हो रहे हो। तो इलैक्शन का दौर है, तो डेफिनेटली बार बार आप पोलिटिकल सिस्टम वाल जावांगे। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बारे चर्चा होगी,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो वो सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਲੱਭਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਐਥਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੀਏ। ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਦ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਰੈਲੀਵੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਜਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो एक टाइप की ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है जो आप पोलिटिकल खबर भी पढ़नी है। समझ आया कि नहीं? तो यू हैव टू लाइक स्टडी द न्यूज़पेपर, नॉट जस्ट रीड द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर इज़ द सैकेंड थिंग। तीजी जी चीज़ है कि तुसी कोई मंथली मैगजीन्स ਨੂੰ फॉलो कर सकते हो। एक नीति आयोग या फिर पहला प्लैनिंग कमीशन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੀਵੀ, ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ। ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਆਪਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੌਣ ਠੁਮਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨੇਟਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟੀਵੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸ਼ੋਅ। ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਲਿਖ ਲਓ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ। बड़ा अच्छा शो है, बड़ा अच्छा मतलब डायरेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही वधिया शो है। तो 10 ही एपीसोड आ, सवारा भास्कर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नरेटिव है, नरेशन दे रही है, एंड मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड शो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਬੇਟਸ ਰਹੀਆਂ, तो ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, 10 ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। तो ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5-6 ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਡਿਲੀਜੈਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਆਊਟ ਆਫ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 20 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7th ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6th ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ PDF ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ PDF ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਹੀ ਖਰੀਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। PDF ਦੀ ਫੋਨ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਵਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਹੀ ਲਓ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है। तो लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कभी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 400 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 400 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਜੋ ਆਜੋ 400 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, लेकिन याद करने का तरीका की हो सकता है अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर वांगू सोचोगे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की किया है, ड्राफ्ट किया है। तो पहला सवाल तो यही आ गया सिंपल कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर हु इज़ द ड्राफ्टिंग, है ना, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वांगू सोचोगे तो 400 आर्टिकल याद हो जाएंगे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने की किया है, ड्राफ्ट किया है। ड्राफ्ट करने का मतलब ये है कि संविधान को किस तरीके नाल ऑर्गेनाइज किया जाए। समझ आ रहा है कि नहीं। ड्राफ्ट करने का तरीका मतलब की है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किस तरीके नाल बेटा ऑर्गेनाइज किया जाए। क्यों करना है ऑर्गेनाइज? क्योंकि आने वाली जनरेशनस नूं दसना है कि यह अपने देश का सब तो इंपॉर्टेंट लॉ है। एंड आने वाली जनरेशनस नूं जो ऑर्गेनाइज मटीरियल मिलूगा तो उन्होंने रीड करना एंड सब तो इंपॉर्टेंट कि उन्होंने अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाऊगा। ये लॉजिक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। समझ आया कि नहीं? yes, sir. जब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे प्रॉपरली, जब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो कब होता है जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। और ऑर्गेनाइज किया ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट किसने किया है? दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको मॉडर्न मनु बोला जाता है। लिख लो मॉडर्न मनु, मॉडर्न मनु बोला जाता है। नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मनु एक था, ब्राह्मण था, जिसने मनु स्मृति लिखी थी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने एक बताया कि सोसाइटी को कैसे काम करना चाहिए। वो जो मनुस्मृति थी वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी एक टेक्स्ट है, जिसके अंदर कास्ट सिस्टम को जो है वो अपहेल्ड किया जाता है, जात पात के सिस्टम को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का आइडिया ही जात पात के अगेंस्ट सीगा। तो इन्होंने कहा कि किहो जिहा कॉन्स्टिट्यूशन देना है जिहड़ा इंडिया को मॉडर्न आइडिया से लैके जाए, ना कि ट्रडिशनल आइडियाज़ या ऑर्थोडॉक्स ख्यालों 'च आपां फसे रहिए। एंड इस करके इन्होंने मॉडर्न मनु कहा गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर का दिमाग जो लगे और ड्राफ्टिंग के बहुत ज़्यादा लग्या है। तो इसनों किस तरीके नाल ड्राफ्ट किया जाए, समझ आया कि नहीं, किस तरीके नाल ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ऑर्गेनाइज जो आप करांगे या पढ़ने का तरीका करांगे तो वही चीज़ आप देखनी है। तो सब तो पहला जो मैन्यू के चैप्टर आऊगा आपां डॉक्टर बी आर अंबेडकर को सोचना है, तो की आऊगा? हिस्टरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में कि हमारे संविधान को लिखने से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए, कि हमारे संविधान को लिखने से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए, जिन इवेंट्स ने संविधान को लिखने की कंट्रीब्यूशन की है। समझाया कि नहीं? ऐसा तो है नहीं था ना कि भाई 9 दिसंबर 1946 ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 साल का इतिहास है जिदे थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन इंच बाय इंच लिखा जाता है। तो सब तो पहला आप उस इतिहासक बैकग्राउंड को समझांगे एंड वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करांगे कि किस तरीके नाल अपना संविधान लिखा जाता है। समझ आया कि नहीं? दैन कम्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपां समझांगे कि संविधान लिखिया किवें गया है, जिहदे विच इतिहास 3 सालों का है। यानी कि 9 दसंबर 1946 तो शुरू होकर 26 नवंबर 1949 तक का। 9 दसंबर 1946 ਨੂੰ सब तो पहली बारी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली मिलती है एंड 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ ਇਹ कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से साइन कर देती है। तो 3 साल का जो इतिहास होगा वो किस आ जाऊगा? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास हो गया ये पुराना के मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या हुआ, वो क्या है? हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड क्या आ जाता है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर जब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने समझ लिया तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करोगे, ऊपर ऊपर से देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या हैं। बेसिक फीचर्स क्या है हमारे संविधान के? बेसिक फीचर का मतलब है कि अगर मैं तुहाडा कॉन्स्टिट्यूशन दे दा एंड तुहानू पुछां कि इस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के मैनू 10 गल्लां दस इस संविधान दियां, कि तुसीं 10 गल्लां दस पाओगे? अगर मैं तुहानू पूछा कि 15 गल्लां दस मैनू इस संविधान च 15 किहड़ियां इंपॉर्टेंट गल्लां तैनू लगियां, कवि कहना क्या चाहता है, तो वो सारे फीचर्स की हो जाते हैं बेसिक फीचर्स। जिवें तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन नू पढ़ के कहोगे कि हमारे संविधान सर डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, तो डेमोक्रेसी क्या है हमारे संविधान की? बेसिक फीचर। अगर कोई भी इत्थे पार्टी इस देश नू डेमोक्रेसी तो डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश करूगी तो वो की हो जाएगा, बेसिक फीचर की वायलेशन है। कल परसों ध्रुव राती की एक बहुत बड़ी वीडियो वायरल हुई हुई है जिहदे विच वो मोदी नू कहंदा है कि डिक्टेटरशिप जब आ रही है देश च अपने। सो की है, इनू बेसिक फीचर की वायलेशन कहते हैं। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन उपरों दी पढ़ांगे पढ़ के कहेंगे यार हमारा देश ना सब धर्मों की रिस्पेक्ट करने को बोलता है, यानी कि हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म अंदर है, तो सेकुलरिज्म क्या हो गया? बेसिक फीचर हो गया। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देख के कहेंगे यार हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन ना हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, यानी कि हमें बोलने का हक देता है, यानी कि एक मॉडर्न आइडिया प्रमोट करता है, तो हम कहेंगे हमारा संविधान बड़ा मॉडर्न डॉक्यूमेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं? सो वो सारी चीज़ें क्या है? बेसिक फीचर। बेसिक फीचर तो बाद हुण आपां कॉन्स्टिट्यूशन के उपर आ जाते हैं, विच मीनस कि हुण आपां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सब तो पहला जिहड़ी चीज़ आती है जो तुसीं किवें सोचना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर वांगू, वो आती है प्रीएम्बल, यानी कि प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कदे कोई बुक देखी है? बुक दे विच स्टार्टिंग च की हुंदा है? प्रीफेस हुंदा है। प्रीफेस का मतलब हुंदा है कि ऑथर ये दस्सण की कोशिश कर रहा हुंदा है कि बुक च की लिखिया होगा, कि आने वाले टाइम च तुसीं की पढ़ोगे, उन्होंने की कहने आपां? प्रीफेस। प्रीफेस इज लाइक इंट्रोडक्शन टू द बुक। चैप्टर 1 नहीं है, की है? प्रीफेस है। सो इट इज़ लाइक द इंट्रोडक्शन टू द बुक बाय द ऑथर ऑफ द बुक। तो उस प्रीफेस नूं आपां संविधान च की कहने हैं? प्रीएम्बल। समझ आ गया सर? बहुत सिंपल है, मैनूं कदे भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन चो, ठीक है? प्रीएम्बल जो प्रीएम्बल खत्म हो गया तो अपने एक्चुअली की शुरू हो जाएंगे? चैप्टर शुरू हो जाएंगे। एंड ਜਿਹੜੇ चैप्टर्स है कॉन्स्टिट्यूशन च आपां उन्होंने चैप्टर्स नहीं कहांगे, चैप्टर आपां अपनी नॉर्मल बुक नूं कहंदे हैं। आपां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कोई फॉर्मल कॉन्वर्जेशनस होनियां चाहिए, तो आपां चैप्टर की जगह ते की बोलांगे? पार्ट्स बोलांगे। सो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के की आ जाएंगे? पार्ट्स आ जाएंगे। हुण चैप्टर की है, जिवें चैप्टर है बुक दे उवें की है बेटा? पार्ट्स आ गए। हुण चैप्टर च की हुंदा है? कॉन्टेंट हुंदा है, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3। लेकिन आपां पैराग्राफ नहीं बोलांगे, आपां कहांगे आर्टिकल्स। यानी कि पार्ट्स के अंदर आपां नूं की देखण नूं मिलणगे बेटा? आर्टिकल्स देखण नूं मिलणगे। यानी कि इको ही सेम पार्ट दे विच सिमिलर आर्टिकल्स। जिवें लेट्स से फंडामेंटल राइट्स है, तो फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल्स नूं एक पार्ट च डिफाइन कर दिता जाऊगा। ये पार्ट फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, ये चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर है। समझ आ गया नहीं? तो पार्ट्स की हो गया? चैप्टर हो गए, एंड पार्ट्स दे विच फर्दर की हो गए? आर्टिकल्स हो गए। इज इट एब्सोल्युटली क्लीयर? हुण जो पार्ट्स एंड आर्टिकल्स नूं देखांगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वांगू सोचना है कि इन्हां नूं किस तरीके नाल ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सिस्टम है जो कि मैं इधरली साइड ते कर रहा। सब तो पहला जिहड़ा पार्ट होगा वो होगा अपने देश की टैरेटरी नूं डिफाइन करना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी दे विच कि सबसे पहला पार्ट क्या होना चाहिए? सबसे पहला पार्ट तो यही होना चाहिए ना, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, टू द मदर लैंड ऑफ इंडिया। समझ आया कि नहीं? सो जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो क्या होगा कि हमारे देश की यूनियन एंड टेरिटरीज, यानी कि टेरिटरी का चैप्टर डिफाइन किया जाएगा कि भारत का नक्शा क्या है, यहाँ पे स्टेट्स कैसे बनती हैं। समझ रहे हो? कौन बनाता है ये स्टेट्स? क्या बाहर से नई स्टेट्स इंडिया में एंटर हो सकती हैं, या क्या हमारे देश का के टुकड़े होके बाहर को दिया जा सकता है?
भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन कैसे हो सकती है, इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, इस देश का नाम क्या होना चाहिए, संविधान में लिखा होना चाहिए ना। पिछे जो डिबेट हुई कि इंडिया का नाम की है, दो ही नाम है इंडिया के बस, इंडिया ते भारत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के विच क्या जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया का आर्टिकल 1 ही वहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कही, सबसे पहली चीज़ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोली कि हमें क्या डिफाइन करना है, नेम एंड टेरिटरी। एक बार इस देश की ज़मीन डिफाइन कर दी, सेकंड लेवल पे क्या डिफाइन करेंगे हम, द सिटीजनशिप। देश के बशिंदे इन्हों सिटीजनशिप किवें मिलूगी, कौन इस देश का सिटीजन कहलाऊगा एंड कौन नहीं कहलाऊगा। जो देश आज़ाद होया उदों कौन सिटीजन होगा एंड जो देश आज़ाद होने तो बाद नवे सिटीजन नूं किवें सिटीजन डिफाइन किया जाऊगा। तो यह पार्ट 2 समझो किस तरीके ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चल रहा, पहला टेरिटरी फिर सिटीजनशिप, पहला जमीन फिर जमीन च रहने वाले लोग, उस तो बाद थर्ड होगा कि ये लोगों के राइट्स की है देश च, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड की होगा ये लोगों के राइट्स की है इस देश च, फंडामेंटल राइट्स। तो देखो कितना ब्यूटीफुल है ना कि डेमोक्रेसी का आगाज हो रहा है और लोकतंत्र के आगाज में सबसे पहली जो चीज डिफाइन हो रही है वो हो रही है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट टू इंट्रोड्यूस दिस फंडामेंटल राइट एज इनिशियल चैप्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स। उस तो बाद तीजे लेवल ते किदियां ड्यूटीज, स्टेट दियां ड्यूटीज। सरकार की क्या ड्यूटी होनी चाहिए टुवर्ड्स इट्स सिटीजन। पहले तो था हमारे हक क्या होने चाहिए, उसके बाद क्या है सरकार की क्या जिम्मेवारियां हैं हमारे देश के लिए, यानी कि वेलफेयर गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ वेलफेयर। सरकार लोगों लिए है, लोग सरकार लिए नहीं है। इत्थे डिक्टेटरशिप नहीं चलूगी, की चलूगी डेमोक्रेसी। एंड ये स्टेट दी ड्यूटीज नूं आपां कहने हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आंदा है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फिर फिफ्थ आ जाऊगा फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इस नहीं सीगा, क्योंकि आपां ने डेमोक्रेसी नूं ही कंसीव किया है। डेमोक्रेसी दे विच लोकां ਦੀਆਂ ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, सरकारां ਦੀਆਂ होनी चाहिए। लेकिन फिर आने वाले टाइम 'ਚ देखा कि नहीं, लोकां दी भी थोड़ी बहुत ड्यूटीज होनी चाहिए। तो इनू कुछ अमेंडमेंट्स कीतियां गई संविधान दे विच, इनू अमेंडमेंट्स दे नाल इनू इंट्रोड्यूस किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। इत्थे जाके आह वाले पार्ट ते जाके अपने देश की फिलोसफी जिहड़ी हैगी वो खत्म हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल एंगल जिहड़ा है काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन करना की चाहता है, इसका ऑब्जेक्टिव की है, इस डॉकूमेंट की वैल्यू की है, ये की किस टाइप की स्टेट बनाना चाहता है, ये लोगों के किस टाइप के हक डिफाइन करना चाहता है, ये जनता नूं की दसना चाहता है कि तुहाडियां ड्यूटीज़ है, ये नागरिकता नूं किवें डिफाइन करता है, ये तुहानूं दसदा किवें है कि बई आह तुहाडे देश है, आ देश की टेरिटरी आ, देश दे विच आ स्टेट्स हैगियां। समझ रहे हो, इत्थे जाके अपने देश का फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की एंड हो जाती है। क्लीयर हो गया। एंड आप रफली मैं तुहानूं दसां तां आप रफली आर्टिकल 51 तक पहुँच जाते हैं। तो अगर देश के संविधान को समझना है बेटा तो कैसे समझना है, कैसे समझना है, बी आर अम्बेडकर बन के। ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस। कि ये फिलॉसफी जो अभी अभी हमने प्रमोट की ये वाली, ये फिलॉसफी को इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये फिलॉसफी को इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। उस एग्जीक्यूशन के लिए हमने बनाने हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस। समझ आया कि नहीं। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस नूं बनाने वास्ते पहला अपने देश के पोलिटिकल स्ट्रक्चर नूं समझना पऊगा। अपने देश का पोलिटिकल स्ट्रक्चर फेडरल हुंदा है। की है फेडरल। फेडरल का मतलब है कि इत्थे एक सरकार काम ही नहीं कर सकती, इत्थे मल्टीपल सरकारां काम करनगियां। देश वड्डा बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, आपां किहड़ा इंग्लैंड हैगे,
कि ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇਟਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਆਈ ਹੋਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा, राज्यसभा, कानून कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया खत्म हो गया तो की शुरू हो जाएगा सर, जुडिशरी। देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखा है, सुन लो ध्यान से, जिन्होंने नहीं सुना होगा याद रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन सारी उम्र के लिए। जब जुडिशरी खत्म हो गया तो हमारा यूनियन खत्म हो गया सर, हम पहुंच गए आर्टिकल 124 तक। एक 124 आर्टिकल जुडिशरी, 124 के बाद हम पहुंच गए 148 आर्टिकल, 148। जुडिशरी 124 से शुरू होता है, 148 तक जाता है। कहाँ पहुंच गए, 148। ऑलमोस्ट 150 आर्टिकल कंप्लीट हो गए। तो यूनियन के बाद क्या शुरू होगा, फिर स्टेट हो जाएगी शुरू। समझ आ रहा है, है ना। एंड स्टेट दे विच क्या होगा, सब तो पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर स्टेट लेजिस्लेचर एंड फिर स्टेट जुडिशरी। ग्रेट। यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब जो भी MLAs है अपने, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एंड जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट्स। इत्थे जुडिशरी की होगा, सुप्रीम कोर्ट। हुण हर इंस्टीट्यूशन दे विच ओही गल है, सुप्रीम कोर्ट च किन्ने मैंबर्स, किवें ये जजेस की अपॉइंटमेंट होंदी है, किन्ने सालां लई जज रह सकदा है, इस जज नूं रिमूव किवें कीता जा सकदा है, ये जुडिशरी कोले पावर्स की है, जुरिसडिक्शनस की है, एक्सट्राऑर्डनरी जुरिसडिक्शन की है। उवें एग्जीक्यूटिव है। एलिजिबल कौन है, तुसीं देखो तुहाडी सिलैक्शन है ना, किवें एलिजिबल की हो, सोचो आपदे हिसाब नाल सोचो। IAS लई एलिजिबिलिटी होंदी है सब तो पहला कि तुसीं एलिजिबल हो कि नहीं हो IAS के एग्जाम लई। फिर एक सिलैक्शन प्रोसैस है,
फिर उस तो बाद तुहाडा टैन्योर है कि किन्ने सालां लई IAS हो तुसीं, फिर तुहानूं उस टैन्योर 'च किवें रिमूव किया जा सकता है, फिर तुहाडीआं की जिम्मेवारियां है, फिर तुहानूं किन्ना पैसा मिलूगा, फिर तुसीं सौं किहनूं चक्कोगे। यही गल्लां है किसी भी इंस्टीट्यूशन 'च यही गल्लां होंदियां। तो तुसीं ये यूनीयन लैजिसलेचर चो या यूनीयन एग्जीक्यूटिव चो राष्ट्रपति दे गल्लां अप्लाई हो गया, कौन देश का राष्ट्रपति बन सकता है, और राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी की है, वो सिलैक्शन का प्रोसीजर की है, किन्ने सालां लई राष्ट्रपति बन सकता है, सौं किहनूं खवाऊगा वो, उस तो बाद वो पावर्स की है, उन्होंने ऑफिस से रिमूव किवें किया जा सकता है, वो टैन्योर की सिक्योरिटी है कि नहीं है, मतलब वही गल्लां जो एक नौकरी वाले बंदे च भी होंदियां ते हरेक इंस्टीट्यूशन च होंदियां। क्लीयर हो रहा कि नहीं? तो उस तो बाद की आ जाता अपने को स्टेट, एंड स्टेट दे विच भी एग्जीक्यूटिव, स्टेट लैजिसलेचर ते स्टेट जुडिशरी। ठीक है, स्टेट खत्म होगा तो की आ जाऊगा सर, लोकल बॉडीज। ग्रेट, 246 तक पहुंच गए हूँ आप, 243, 243 इज लोक अपनियां पंचायत। देख रहे हो ना कैसे ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम। तो आर्टिकल 243 तक पहुंच गए हम लोकल बॉडीज, कितना ईजी है। हुण अगे की होना चाहिए, हुण यूनीयन आपां ने डिसाइड कर लिया ते आपां ने स्टेट्स डिफाइन कर ले। हुण इन्हां दोनों च रिलेशन भी तो होंदी है कि नहीं कोई चीज़। हुण आए तो नहीं गा सेंटर सरकार ते स्टेट सरकारां च आपस में कोई लैन देन ही नहीं हैगा। इन्हां च बड़े टाइप के रिलेशन है, फाइनैंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लैजिसलेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, एमरजेंसी रिलेशनस। तो सुनिया होगा एमरजेंसी के टाइम पर सेंटर सरकार जी हैगी वो तगड़ी हो जाती है। तो वो सारी चीज़ा जितने सेंटर ते स्टेट के आपस में रिलेशनस डिफाइंड है सर, की डिफाइंड है, रिलेशनस डिफाइंड है, ये सारे आ जाएंगे। एंड ये आर्टिकल अपने को 246 तो शुरू होके नहीं ये 300 तक ही जाएंगे, 300 एंड ऑलमोस्ट लगा के चलो 324 दे अराउंड तक जाएंगे, 323 रिलेशंस। ऑल दो आप मानते हैं कि 304 305 तक ये रफली जाएंगे, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ां आएंगियाँ। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। तो क्या क्या सीन बन रहा है, सबसे पहले हमने क्या देखा है, फिलॉसफी देखी कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर हमने क्या देखा, इंस्टीट्यूशंस देखे। भारत के इंस्टीट्यूशंस को कैसे डिफाइन करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर और सेपरेशन ऑफ पावर को इंक्लूड करके। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप जाइए तो फेडरल स्ट्रक्चर की होगा, यूनियन होगा, स्टेट होगा ते लोकल बॉडीज होंगी, एंड सैपरेशन ऑफ पावर दे की होगा, लैजिसलेटिव, एग्जीक्यूटिव ते जुडिशरी होगी। आरती समझ आ रहा है? उस तो बाद की होगा, सेंटर ते स्टेट दे रिलेशंस, क्योंकि आप पहला सेंटर डिफाइन किया फिर स्टेट डिफाइन किया। जो ये रिलेशंस आप डिफाइन करते हो, उस तो बाद आ जाएंगे कुछ संविधानिक बॉडीज। ये ओ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये ओ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है सर, ਜਿਹੜੀਆਂ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक्चुअली अपने देश ਨੂੰ डेमोक्रेसी बनाने ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये इंस्टीट्यूशनस ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੈੱਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ बहुत हेल्प करती हैं। ਜਿਵੇਂ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है UPSC, ये आऊगी। एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, APSC, HPSC, एंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है JPSC, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो स्टेट्स दियां कट्ठियां। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज है, क्योंकि इन्होंने ऑफिसर सिलेक्ट करने ऑन फ्री, ऑन विदाउट एनी, है ना, मतलब कोई पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए अफसर, क्योंकि जो राजनीतिक अफसर हो गया फिर अफसर ही नहीं होनी। नाल नाल जो ये हो जाता है, उस तो बाद की है इलैक्शन कमीशन। समझ आ रहा है कि नहीं? 324 आर्टिकल इलैक्शन कमीशन, 324 तो लेके 329 आर्टिकल तक इलैक्शन कमीशन आ गई। तो आप कितों तक पहुँच गए, 329 तक, 330 तक पहुँच गए। समझ आ रहा है? ग्रेट, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई गल नहीं। 330 आर्टिकल तक पहुँच गए। हुण उस तो बाद की है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੌਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ। तो 330 ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 330 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 334 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 10% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, 20% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨੈਕਸਟ तो ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ SC ST ਐਂਡ OBC ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ 338 ਦੇ ਵਿੱਚ, 338 A 'ਚ, 338 B 'ਚ। क्लियर है? तो ये आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद क्या, उसके बाद लैंग्वेज कि संविधान की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारे बोलने की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ये तो बड़ा बड़ा मुद्दा है कि पंजाबी च गल करिए, अंग्रेजी च गल करिए, इत्थे कोई नैशनल लैंग्वेज है कि ऑफिशियल लैंग्वेज की है। सारी लैंग्वेजेस का कॉन्सैप्ट आ गया। लैंग्वेजेस नू प्रमोट करने वास्ते स्पैशल ऑफिसर्स लगाए गए है लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़ लई, ਉਹਦਾ कॉन्सैप्ट आ गया। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 360 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼, 360 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸਰਟਨ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, क्योंकि ये एरियाज़ ये ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਈਬਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 370 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 395 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो रिपीट करदा मैं, तुसी करोगे रिपीट, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, करोगे रिपीट मेरे नाल। सब तो पहला आपां की टैरेटरी, सब तो पहला आपां देखांगे टैरेटरी दे नेम, फिर आपां देखांगे आपां जमीन देख ली सिटीजनशिप, फिर ये सिटीजन दे राइट्स, फिर सरकारां दियां, फिर अपने लोकां दे ड्यूटीज, फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, फिर यूनियन लेजिस्लेचर, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव, फिर अच्छा ये एक होर चीज़ है 8 ते 9 दे विच एक होर लिंक है, ये बड़ा फेमस लिंक है, इहनूं कैग कहते हैं, ठीक है, ये भी पढ़ांगे आप। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटर हुंदा है बेसिकली, ये सेंटर का भी ऑडिटर हुंदा है ते स्टेट का भी हुंदा है, तां ही इहनूं विच किते पोजीशन देती सेंटर ते स्टेट दे विच। स्मार्ट गाय डॉक्टर BR अंबेडकर 148 तो लैके 152 आर्टिकल समझ आया। तो क्योंकि ये सेंटर का भी ऑडिटर है तो स्टेट का भी ऑडिटर है, इस करके विच इहनूं पोस्ट देती कैग दी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर उस तो बाद स्टेट लेजिस्लेचर, फिर स्टेट विच इज़ द हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट कल्ला नहीं है, हाई कोर्ट दे नाल लोअर कोर्ट्स भी ये विच ही डिस्कस्ड है। तो हाई कोर्ट के नाल जिहड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ वो भी ये विच ही लै ले, क्योंकि हाई कोर्ट जिहड़ा है इन्हां दा प्रधान है लोअर कोर्ट्स का, ठीक है। उस तो बाद की आ जांदा अपने कोले लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडीज़ दे विच पहला पिंडां दीयां बॉडीज़ डिस्कस होणगीਆਂ विच इज़ द पंचायतां, एंड उस तो बाद अपनी शहरां दीयां होणगीਆਂ विच इज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ कॉरपोरेशन। पहला पिंड फिर शहर, क्यों पिंड ज़्यादा है शहर घट है। उस तो बाद 13 नंबर की हो जाऊगा, नहीं यार, स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस,
तो सेंटर स्टेट रिलेशंस हो गए, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो गया, लेजिस्लेटिव रिलेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव रिलेशन हो गया एंड रेवन्यू रिलेशंस हो गए, सारे रिलेशंस हो जाएंगे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GST काउंसिल मिलूगा सर 279A, क्योंकि GST काउंसिल की है एक ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ GST। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 280। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਊਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਊਗੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 'ਚ ਹੈ, एग्रीकल्चर ਤੇ ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ 266 ਆਰਟੀਕਲ 14। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ UPSC ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ JPSC ਜੁਆਇੰਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। सेंटर दी UPSC, एक स्टेट दी SPSC, 2 स्टेट्स दी कॉमन JPSP। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ अगे आ जाओ, उत्थे चले जाओ। हाँ इत्थे आ जाओ, राजवंत को ले आ जाओ। ठीक है सर। उसके बाद बोलो नहीं यार, इलेक्शंस जो कमीशंस की बातें चल रही हैं तो इलेक्शन कमीशन अलग तो मेंशन करना है। और की इलेक्शन कमीशन 324 तो लेके 329 तक। फिर आ जाती अपने कोले रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन प्लीज अंडरस्टैंड दिस हैज नथिंग टू डू विद रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ इन असेंबलीज एंड लोक सभाज एंड राज्य सभाज। जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन में रिजर्वेशन है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में से निकल के आती है आर्टिकल 15 से और आर्टिकल 16 से। ठीक है, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये है कि हमारे लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में आपको पता है 545 सीटों के ऊपर अब इलेक्शंस होंगे और वो इलेक्शंस के अंदर कुछ सीटें, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट SC के लिए रिजर्व होती है और वो जो SC के लिए रिजर्व होती है वो कहाँ मिलेगी आपको 330 के बाद। रिजर्वेशन तो बाद माइनॉरिटीज़ ਲਈ कोई ना कोई ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SC ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ST ਲਈ ਆ ਗਿਆ, OBC ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਸ। जो तो नेशनल कमीशन खत्म होगा था लैंग्वेजेस, जब लैंग्वेजेस खत्म होंगी तो एमरजेंसीज। अब एमरजेंसीज भी कितनी हैं, 3 है, तो वो तीनों एमरजेंसीज कवर हो जाएंगी। और जब एमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एरियाज। और जब वो खत्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट हम 395 आर्टिकल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 से शुरू होकर 395 आर्टिकल का क्या है, जर्नी है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार जस्ट गो थ्रू करो, दिमाग से इस पूरे प्रोफाइल नू बसाओ ताकि तुसी कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटे जे बच्चे नू भी 2 मिनट च दस सको। अगर तुहानू कोई पूछे ना भाई UPSC तैयारी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कह अल्लाह सुन ला। फिर हुण कुछ नहीं करना, हुण आपां नूं लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स पता है ना। हुण आपां ने छोटी छोटी चीज़ों नूं इन्हां विच फिट करते जाना है एंड अपना पूरा संविधान निकलता जाऊगा बाहर। तुसीं आर्टिकल याद नहीं रखने, तुहानूं याद हो जाएंगे जो तुहानूं पता लगूगा कि मैं यार अगर है ना, समझ गए ना। अगर मैं पार्लीमेंट ऑफ इंडिया की गल कर रहे हैं कोई, तो वो पार्लीमेंट ऑफ इंडिया हाँ 78 आर्टिकल तो लैके 104 आर्टिकल 110 आर्टिकल 124 आर्टिकल तक होना चाहिए, क्योंकि उस एरिया च ही फॉल कर रहा है। सारे आर्टिकल नहीं याद करने, लेकिन 60-70% आर्टिकल टिप्स से होने चाहिए। वो उहदे टिप्स से होंगे जो ये चीज़ आऊगी। ठीक है सर। या जस्ट गो थ्रू करो एक बारी, 2-3 बारी, एक स्टाइल बनाओ एक याद करन दा एंड वंस यू आर रेडी आपां हुण अगे टॉपिक करांगे।
क्लियर है? सैपरेशन ऑफ पावर, फैडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारी चीज़ा। चलो हुण आपां स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट विच इज़ कॉल्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं समझाऊंगा पहला बोर्ड से, रीड आपां बाद च करांगे, ठीक है? देखो देश गुलाम होया से अपना, है ना, अंग्रेज़ों ने गुलाम किया आपां नूं। उस तो पहला मुगल सल्तनत हुंदी सीगी एंड मुगल सल्तनत के टाइम ते डिक्टेटरशिप हुंदी सीगी, राजा ही लॉ सीगा, लॉ ही राजा सीगा। तो उदों तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन वर्गी चीज़ नहीं सीगी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया दे विच आंदी है तो अपने आइडियाज़ भी नाल लैके आंदी है एंड उन्हों का आइडिया सीगा जिवें उन्हों दे उत्थे डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ लिखना एंड वो सारी चीज़ां आ चुकियां सीगियां। तो इस करके उन्होंने कहा कि इंडिया दे विच भी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इट ऑल बिगेन विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड अंग्रेज़ कदों आया सी इंडिया दे विच? 1600 दे विच आपां नूं चार्टर दिता जाता है एंड 1608 दे विच इहनूं इंडिया दे विच इंप्लीमेंट हुंदे है। बहुत इंटरस्टिंग है, हर बुक की एक स्टार्टिंग लाइन हुंदी है। लक्ष्मीकांत की स्टार्टिंग लाइन पढ़ के तो सुनाओ मैनू की है सब तो पहला। कोई लक्ष्मीकांत लेके आया अज? आ केड़ी है? जो मेरे को हैगी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की स्टार्टिंग लाइन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कित्थों होंदा है। सो ये सारा दस रहे हैं कि इत्थे इत्थे ना क्वेश्चन यूपीएससी दे भी डिस्कस करन गया। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो पिछले 2019 दे विच 15 क्वेश्चन आए हुए। 2017 तो फट्टे चकते सी 22 क्वेश्चन, 2012 च 20 क्वेश्चन, 2016 च ऑल दो 6 क्वेश्चन ही रह गए थे। बट जनरली आप देखिए 15 20 22 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सोच के देखो 22 क्वेश्चन आ जाए इक्को ही सबजैक्ट चों तो बल्ले बल्ले हो जानी है। सो आ सारे आ गए अपने को द चैप्टर्स। तो लक्ष्मीकांत भी इदा ही चैप्टर वाइज डिवाइडेड जो मैं होने करे। मैं चैप्टर तो सारा कंटेंट दसता लक्ष्मीकांत नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। देखो स्टार्टिंग कितों होंदी है, कित्थों गया? हाँ, स्टार्टिंग होंदी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की पहली लाइन देखो की लिखा है। लक्ष्मीकांत स्टार्ट ही इतों होंदी है। The British came to India in 1600 as traders in the form of East India Company, which had exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I। ठीक है, सो यहीं से स्टार्ट होती है लक्ष्मीकांत की जो पहली लाइन है। तो पहली लाइन में सवाल है कि किसने दिया था चार्टर? क्वीन एलिजाबेथ I ने दिया था। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर ये आगे 1600 के अंदर और इनको चार्टर दे दिया। अब ये चार्टर लेके भारत के अंदर ट्रेड कर रहे थे काफ़ी समय से। सो इनका कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं था, सिर्फ ट्रेड करना है, माल इधर तो उधर भेजना है, आही काम सीगा सिर्फ। फिर हौली हौली करके इन्हों के ट्रेड जी पॉलिटिकल एस्पिरेशन सीगियां वधन लग गई, क्योंकि जो पैसा आन लग गया एंड लोकल जो राजे सीगे निठल्ले सीगे इन्होंने हरान लग गए। तो इवेंचुअली इन्हों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन वधदियां गई एंड 1757 च जाके एक बैटल ऑफ प्लासी हुई जिन्हें दुनिया ही बदलती अपने देश की। इस बैटल ऑफ प्लासी दे विच बैटल तो होई नहीं कि एक फ्रॉड होया। फ्रॉड सीगा सिराजुद्दौला सीगा बंगाल का गवर्नर एंड उन्होंने हराया मीर जाफर ने, जो प्लांटेड सीगा बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बैटल ऑफ प्लासी का नतीजा ये निकलिया कि बंगाल दे विच एक डुअल गवर्नमेंट या पपेट सरकारां दा आगाज़ किया गया। पपेट सरकार का मतलब है कि सरकार होगी बंगाल के गवर्नर को ही, लेकिन उपरों दी ऑर्डर्स आएंगे फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आए लगा लो कि दे स्टार्टेड दे रूल एज एन इनडायरेक्ट रूल ओवर इंडिया थ्रू क्रिएटिंग पपेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। लेकिन असली च ये 1764 दे विच एक बैटल होर होगी जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ये जंग जी बक्सर की होगी, ये जंग बदल दूगी सारा सिलसिला। इस जंग तो बाद ये थोड़े थोड़े डायरैक्ट रूल दे विच इंडिया च एंटर कर जाएंगे जो इन्हों दीवानी राइट्स मिल जाएंगे आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दीवानी का मतलब होंगे रेवन्यू राइट्स मिलना। तो यह रेवन्यू कलैक्शन दे विच चले गए, कुछ पिंडां दी रेवन्यू कलैक्शन मिल गई इन्हों। एंड सरकार तो उही होंदी है ना जी रेवन्यू कलैक्ट करे, जी रेवन्यू ही नहीं जिहदे कोल हैगा तां काहदी सरकार है। तो ये आपदे नूं सरकार तो कहते नहीं सी, पर रेवन्यू कलैक्टर्स बन गए, सरकार ही होगी, सरकार ही होगी। तो 1765 दे विच ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद च इन्हां दी रेवन्यू कलैक्शन शुरू हो गई।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਬਿਗਿਨਸ ਦ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟਸ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो अगर आप ब्रिटिश हुकूमत ਨੂੰ देखिए अपने देश 'ਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ। ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ। ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹਕੂਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ रिवोल्ट ऑफ 1857, रानी झांसी की लड़ाई। 1857 की जंग के बाद भारत की जो बागडोर है वो कंपनी से टोटली शिफ्ट होके क्राउन में पास कर दी जाती है। यानी कि पहले सिर्फ एक कंपनी रूल कर रही है देश को, अब क्या है, ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्टली रूल कर रही है। कंपनी रूल के टाइम ते कंपनी नू रेगुलेट करने वास्ते क्राउन ने काफ़ी ज़्यादा लॉज पास किए, काफ़ी ज़्यादा की पास किए, लॉज पास किए, या फिर कह लो एक्ट्स पास किए, जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट्स या चार्टर एक्ट्स कहते हैं। इन्हां सारे लॉज एंड कानूना ते एक्ट्स ते चार्टर एंड वॉट नॉट जो मर्जी बोली जाओ, इन्हां सारे लॉज का इक्को ही ऑब्जेक्टिव सीगा, एंड वो ऑब्जेक्टिव सीगा कि कंपनी रूल नू डाउन कर देना है, कि कंपनी नू हौली हौली खत्म कर देना है। ये कैसे पॉसिबल है ना कि एक कंपनी जो है वो देश कंट्रोल कर रही है। एंड इवेंचुअली की है पावर किदे कोल चली जानी चाहिए, क्राउन कोले। 1857 दी रिवोल्ट ने उस चीज़ नू की किया, स्विच ऑफ स्विच ऑन करता। बट ऑलरेडी कंपनी वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कि तुसी आपदी पावर्स नू रिड्यूस करो, क्योंकि जरी नहीं जा रही ना ब्रिटिश सरकार तो कि कंपनी किवें कंट्रोल कर लूगी इस देश नू। तो ये एक्ट्स पास करन दा इक्को ही कारण सीगा कि कंपनी रूल नू डाउन करना है। एंड लास्ट ब्लो टू द डेथ ऑफ कंपनी वॉज 1857 कि अब चले जाओ यहाँ से, अब हम खुद मैनेज करेंगे डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर है? ताई आप कहने इत्थे कंपनी रूल ते इत्थे की है, क्राउन रूल। हुण कंपनी रूल के टाइम ते जिहड़े एक्ट्स पास होए, एक 1773 च एक्ट पास होया, एक 1793 च पास होया, एक 1813 च पास होया, एंड एक 1833 च पास होया, एंड एक 1853 च पास होया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਐਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? 1873 ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਫ ਫॉर द ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ 57 ਚ ਹੋ ਗਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ 5 ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 5 ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਚ ਬਾਈ ਇੰਚ ਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਹੈ ਇੰਚ ਬਾਈ ਇੰਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ। लेकिन ये कानूना ने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ना कुछ नींव रखी है। तो अपन वो समझना जरूरी है कि हर कानून च यह की इंट्रोड्यूस किया गया जो अपने देश के संविधान की लैगेसी बन गया। समझ आया कि नहीं? तो यार 3 सालों च कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो नहीं सी कि कोई नवा आइडिया इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी असैंबली। कुछ आइडियाज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीगे जिन्होंने इन्होंने इंप्लीमेंट करता। तो आपां नूं ये जानना जरूरी है कि इन्हां कानूनां दे विच ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? तो ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ 1861 ਚ ਆਇਆ,
फिर 1892 च आया, फिर 1909 च आया, फिर 1919 च आया, फिर 1935 च आया एंड फाइनली 1947 च आया। ध्यान से सुनी जाओ भाई कहानी। ये जो एक्ट्स आ रहे हैं, जैसे इस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट था काउंसिल एक्ट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। ये सारे कानून बेसिकली भारत का संविधान थे, भारत का संविधान थे। मतलब भारत इन कानूनों के थ्रू कंट्रोल में किया जाता था ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। और ये सारे एक्ट्स जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुए हैं, भारत के कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में पास नहीं हुए। यानी कि इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, एवरीथिंग वॉज बीइंग डन बाय देम इन देयर पार्लियामेंट एंड वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया थ्रू दीज लॉज। समझा रहे कि नहीं? तो ये भी कानून, ये भी कानून, ये भी कानून, ये सारे कानून। और फाइनली 1947 में तो इन्होंने बस एक एक्ट पास कर दिया कि आज के बाद ये देश आजाद है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लेकिन कंट्रोल ऑफ इंडिया वॉज डन थ्रू दीज एक्ट्स। यानी कि इन कानूनों के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो भारत के संविधान का क्या बनती हैं? हिस्सा बनती हैं, लेगेसी बनती है। क्लियर है? तो हमें जानना है कि इन कानूनों में ऐसी क्या क्या चीजें आई जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी प्रेजेंट है। इसको, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? स्टार्ट करिए, स्टार्ट कर दें विद द सब तो पहला 1773। तो अपने कोले हुन किन्ने आ गए मार्केट च की अवेलेबल है सर? रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स एक्ट भी है 1784 का। तो अपने कोले किन्ने आ गए? देखो किन्ने गिनो, बहुत है। पर मैं समझाऊंगा इस तरीके नाल कि तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का बेसिकली फंडा ये है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सब एक्ट के सामने एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ वही चीज़ों को नोट में रखेंगे जो चीज़ें हमारे देश के संविधान की आज भी लेगेसी है, ठीक है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਾਠਾ ਕਿੰਗਡਮ ਹਰਾਤਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ। गेम आए समझ रहे हो ना? सो आई विल कंट्रोल यू, यू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। तो एक सेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई एंड वो सेंट्रलाइजेशन के अंडर इन्हों ने की किया, गवर्नर ऑफ बंगाल ਨੂੰ स्ट्रोंग बनाता। क्यों बनाया? क्योंकि बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ कोलकाता एंड पैसा बहुत ਸੀਗਾ। तो इन्होंने लग्या कि बंगाल 'ਚ पैसा बहुत हैगा, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ स्ट्रोंग होल्ड रखते हैं। तो उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल ਨੂੰ एक अहदी दी, उन्होंने कहा तू आज तो बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। समझ आया कि नहीं? तो ਜਿਹੜਾ गवर्नर ऑफ बंगाल पहला सी रॉबर्ट क्लाइव सीगा, लेकिन ਜਿਹੜਾ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सी कौन सीगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो की रीजन है? सेंट्रलाइजेशन। देख रहे हो? सेंट्रलाइजेशन यानी कि अपने देश एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनती जा रही है। यानी कि जो आज मोदी सरकार है ना, वो कितना कितना इत्थों स्टार्ट हुई है। समझ आया कि नहीं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो छोटा जिहा नाल, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन। क्लियर है? ग्रेट। इस तो बाद जिहड़ा 1773 च आया वो सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट आया बंगाल दे विच। ऑल्दो ये सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट अ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बस एक बंगाल का सुप्रीम कोर्ट सीगा जिहड़ा बंगाल दे
ਸਰਕਿਟ ਕੋਰਟਸ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਕੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1935 ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਪੀਲਿੰਗ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਆਲ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਔਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦਿਸ। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ਦੇ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਟ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਜਿਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 1793 ਦਾ ਐਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ। ਸੋ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇयर ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਥਾਨਾਸ, ਦਰੋਗਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, SHO ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ। ਆਲਦੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ 1813 ਦਾ ਐਕਟ। 1813 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਦ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1833 ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ ਅ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਤਾ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਬੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ। ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਬੇ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਆਫ 1833 ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1833 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ UPSC। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈਗੇਸੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1833 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ, ਲਾਅ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ। ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਓ, ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਰਡਰ ਕਰੋਗੇ 302 ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਸ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਅ ਮੈਂਬਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਕੌਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 1833। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 1833। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ 1853। 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨਾਲੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵਾਇਸਰॉय ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਵਾਇਸਰॉय ਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਵਾਇਸਰॉय ਦੀ ਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ।
अगर मैं कहा कि मोदी सरकार ही लेजिस्लेचर है तो मोदी सरकार ही एग्जीक्यूटिव है तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ हो जूगी। 1853 तो पहला ही सिचुएशन ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸਰॉय ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗਾ, मतलब ਵਾਈਸरॉय ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਗੀ, ਵਾਈਸरॉय ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਵਾਈਸरॉय ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मतलब ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। लेकिन 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। समझ आ रहा है कि नहीं? yes, बेसिकली की कह रहे हैं मैं, बेसिकली मैं कह रहे हैं कि भारत के पार्लियामेंट की इनिशिएशन हो गई है। समझ आया? yes, भारत के लेजिस्लेटिव असेंबलीज का स्टार्टिंग हो गया है। जो आजकल भगवंत एमएलए साहब बन के ये शुरुआत कदों हुई? 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੰਮ 1833 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ 1853 ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। क्लियर है? लिखी जाओ, आप डिस्कस करांगे लास्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करिए दोबारा डिस्कशन। सेंट्रलाइजेशन सब तो पहला कदों आंदी है? 1773 दे रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है सर? मैनू ये दसो कि सुप्रीम कोर्ट कदों आंदा है? इसे एक्ट ची? ग्रेट। अच्छा, मैनू ये दसो कि कॉर्नवालिस कोड कदों आंदा है? वेरी गुड। और मैनू ये दसो कि भारत के अंदर सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट करने का आइडिया किस में आता है? 1833। लॉ दी कोडिफिकेशन का आइडिया कि लॉ लिखे जान, ओदी कोडिफिकेशन का आइडिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नाउ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल इंडिया एक नवी बॉडी आ गई, वो कदों आया? 1833। लेजिस्लेचर सेपरेट इंस्टीट्यूशन कब बना? 1853 में। समझ आया कि नहीं? तो धीरे धीरे करके आपको नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हो चुका है? ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बस 1946 में लिख दिया, उसके लिखने का एक तरीका है, प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। क्लियर है? नाउ लेट अस कम टू, ये कौन सा था? ये कौन सा था? क्राउन रूल, सॉरी कंपनी रूल। ये क्या है? कंपनी रूल। अब इसके बाद क्या शुरू होता है बेटा? क्राउन रूल। अब देखो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस होंगे। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि उस एक्ट में बस इतनी बातें कही गई है कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ नो रोल इन इंडिया एंड वी आर दी ओनर्स ऑफ इंडिया एंड डेफिनेटली हम कुछ इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना लिया, 15 मेंबर इंडियन काउंसिल बना लिया, ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उसका भारत के संविधान में कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलता खास। जो मेन है वो है 1861। 1861 के अंदर कुछ चीज़ें हुई जो भारत के संविधान में आज भी अवेलेबल है, और वो चीज़ें में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, याद है ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ, ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ एंट्री अलाउ कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो पहले क्या था? जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल था, याद करो 1853 में, उसमें सिर्फ अंग्रेज ही थे जो शामिल थे। अब भारत को, भारतीयों को भी एंट्री अलाउ कर दी गई। कब? 1861 के एक्ट में। और इनको जो रूट दिया गया वो था नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी का। कौन सा? नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल का मतलब है, ऑफिशियल होंगे वो बंदे ਜਿਹੜੇ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होन, नॉन ऑफिशियल ਜਿਹੜੇ ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स नहीं है। लिखो ये चीज़, कन्फ्यूजन हो जाती कई बारी। द ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर ऑफिशियल एंड द वंस हु आर नॉट द ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नॉन ऑफिशियल। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री होगी भारत में, इंडिया में एंट्री, इंडियंस की एंट्री होगी, तो इंडिया बिकेम द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। गुड न्यूज़, लिटिल गुड न्यूज़। और 3 बंदों को एंट्री मिलती है। नाम नहीं पता बट ये ज़रूर है, एक का तो नाम पता है। 2 राजे थे। एक राजा लिखो, राजा ऑफ बनारस, एक राजा बनारस। नाम ये पूछेंगे तो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन अलर्ट।
राजा ऑफ बनारस, एक है सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ये नाम याद करना है आपको। और एक और है, कोई बता सकता है? यस गुड, राजा ऑफ पटियाला, वेरी गुड। तो देख रहे हो ना वो चस्प। तो पंजाब ਦਾ ਬੰਦਾ ठीक है पहली ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਲਾਇਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। तो अल्टीमेटली की है कि शुरू तो ही पटियाले के राजे जोड़े पावर सेंटर्स नाल अपने नूं अलाइन करके रखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿव काउंसिल च 3 मैंबर्स आए इंडियंस, बनारस का राजा सर दिनकर राव ते एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई 1861 च जो अज भी अपने देश इंप्लीमेंट करते हैं। आप कोई दस सकता है? इंडियन पीनल कोड तो चलो एक्ट ही आ गया, इस कानून दे विच एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो अज भी अपने देश च हैगी है। यस वेरी गुड, कौन बोलिया? पोर्टफोलियो सिस्टम। लिखो पोर्टफोलियो सिस्टम, द सिस्टम ऑफ गिविंग पोर्टफोलियोज। पहले ऐसे नहीं होता था कि भाई तू होम मिनिस्टर है, तू डिफेंस मिनिस्टर है, तू फाइनेंस मिनिस्टर है। आजकल होता है ना कि भाई ये हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर है, इसका काम है एजुकेशन को प्रमोट करना। ये हमारे देश का होम मिनिस्टर है, इसका काम है इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करना। ये काम पहले नहीं होता था 1861 के पहले। 1861 में इन्होंने कहा कि ऐसे पोर्टफोलियोज देने पड़ेंगे, जिम्मेवारियां बननियां पैणगियां मिनिस्टर्स दियां कि तेरा काम सिर्फ एजुकेशन पे फोकस है, तेरा काम सिर्फ होम पे फोकस है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे कंसेप्ट को क्या कहते हैं हम? पोर्टफोलियो सिस्टम। और पोर्टफोलियो सिस्टम सबसे पहले कब आया? 1861 में। समझ आया? विच इज़ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई 1861 के अंदर, कोई होर दस सकदा? 1861 च एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अज भी अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन च है। डिसेंट्रलाइजेशन सीगी, थोड़ी जी सीगी बिल्कुल, हुण थोड़ा जिहा इन्होंने पावर्स देनी है, वो तो बाद च आए है, हाई कोर्ट्स आए, बट वो हाई कोर्ट एक्ट्स आए। इस कानून दे विच एक चीज़ होर हुई है, ऑर्डीनेंसिस। ठीक है, ऑर्डीनेंसिस का भी आइडिया इस कानून चो आया। ऑर्डीनेंस का मतलब है अगर वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव जिहड़ा हैगा वो आपदे वल्लों कोई कानून पास करना चाहता है तो वो टैंपरेरी लैवल पर पास कर सकता है। जिवें पिछे जे तुसीं देखिया होगा जिहड़े 3 किसान लॉ आए ऑर्डीनेंसिस रूट के थ्रू आए, तो ये आइडिया भी सब तो पहला कदों आया? 1861 दे विच। बट हले तक जिहड़े लैजिसलेटिव काउंसिल्स च मैंबर है सर, ये सारे मैंबर्स की है बेटा नॉमीनेटेड है। सो इलैक्शन किते नहीं हो रही। नॉमीनेटेड का मतलब होंदा नुमाइंदे है, हले सिर्फ नुमाइंदे है। नुमाइंदे मतलब है कि वाइस रॉय ने आपदे वल्लों बंदियां नूं चूज करके भेजिया है, तो किते भी कोई इलैक्शन नहीं हैगी। तो यानी कि जिहड़े 3 भी सीगे, पटियाले का राजा, बनारस का राजा, ये तीनों भी की सीगे सर? नुमाइंदे सीगे। क्लीयर है? वो पता लग ही रहा है। पटियाले का राजा लॉयल्टी, जिहड़े लॉयल सीगे वो नुमाइंदे हो गए। इस तो बाद आ जाओ नैक्सट लॉ के उपर 1892। 1892 दे विच, ठीक है, 1892 दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस होती है विच इज़ द इलैक्शनस। क्लीयर है? हुण जिहड़े लैजिसलेटिव काउंसिल्स है जिहदे च पहला नुमाइंदे सीगे, हुण नुमाइंदियां दे नाल नाल, नुमाइंदे हले भी होणगे, कुछ मैंबर्स नुमाइंदे होणगे, नुमाइंदियां दे नाल नाल अपने देश च इलैक्शनस का कॉन्सैप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये इलैक्शनस जिहड़ियां बेटा ये इनडायरैक्ट इलैक्शन सीगियां। ठीक है, ये की सीगियां? इनडायरैक्ट। डायरैक्ट इलैक्शन इनडायरैक्ट इलैक्शन च की फर्क होंदा है? अगर लोग वोट पाते हैं एंड चूज करते आदे लीडर नू, पीपल एंड लीडर, तो ये डायरैक्ट है। अगर लोग वोट पाते हैं एंड चूज करते हैं लीडर्स नू जो गां आपदे मेजर लीडर नू चूज करते हैं, की है इनडायरैक्ट इलैक्शन। जिवें राष्ट्रपति की है इनडायरैक्टली इलैक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर की है डायरैक्टली इलैक्टेड है। तो इत्थे किहड़ी इलैक्शनस हो रही हैं? हले इनडायरैक्ट इलैक्शनस हो रही हैं। डायरैक्ट इलैक्शनस हले भी नहीं इंट्रोड्यूस हैगियां। यानी कि जिहड़े ये बंदे जा रहे हैं इहदे विच, जिहड़े इंडियंस भी जाणगे, ਉਹ कुछ ना कुछ बॉडीज़ वालों इलैक्ट करके भेजे जाएंगे, जिहड़ियां बॉडीज़ ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट है, जिवें कॉरपोरेशनस है।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। तो ये क्वेश्चन आऊगा पेपर दे विच कि फर्स्ट टाइम जिहड़ी इलैक्शन इंट्रोड्यूस इंडिया च होई वो किहड़े कानून च होई, 1892 दे विच। दूजा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इलैक्शंस वर डायरेक्ट, आंसर इज नो। किहड़ी सीगी इलैक्शंस, इनडायरेक्ट। ग्रेट। अगर कोई भी कंसैप्ट तुहाडा नहीं तुहानूं समझ डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लीज़ मैनूं पुछ लो, लैजिसलेचर एग्जीक्यूटिव जे तुहाडा बेसिक नहीं हैगा क्लीयर वो मतलब मैं दस दूंगा, ठीक है, डोंट शाई, ऐसे मतलब शर्माना मत, ऐसे पूछ लेना भाई, ठीक है। आओ जो नेक्स्ट 9, अच्छा ये एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ हुई 1892 दे विच, डिस्कशन शुरू कर दियाँ, डिस्कशन शुरू कर दियाँ, की शुरू कर दियाँ, डिस्कशन। व्हाट इज दैट डिस्कशन, पार्लीमेंट च डिस्कशनस पहला नहीं हुंदा सीगा, पहला लैजिसलेचर आपदी वो काउंसिल जी डिस्कशन कर दिंदी सी, एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव कहंदे डिसीजन लैना, लैजिसलेचर नाल गल ही नहीं हुंदी सी, लेकिन हुण लैजिसलेचर तो पुछना पै रहा, डिस्कशनस हो गई हैं लेकिन वोट नहीं हले शुरू होया, सिर्फ डिस्कशन। पर यह नहीं है कि कोई डिस्कशन तो बाद कोई वोट पाई जाऊगी कि ये सही है कि गलत है, समझ रहे हो, सिर्फ डेलीबरेटिव बॉडी है, वोटिंग पावर हले पार्लियामेंट को नहीं आई। वोटिंग पावर कदों होगी, 1909 च। देख रहे हो ना कैसे चल रहा है सिस्टम, इंच बाय इंच भारत का पार्लियामेंट बन रहा है, तभी मैं कह रहा हूँ ये सबकी क्या है, लेगेसी है। तो 1892 की आंदा अपने को, इनडायरैक्ट इलैक्शन आती है एंड डिस्कशन शुरू हो जाती है। हुण आ जाओ नैक्सट लॉ के उपर 1909। 1909 दे विच एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है, जिहड़ा वाइसरॉय दा एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, पहला मैं दस्सिया सीगा लैजिसलेटिव काउंसिल, कानून बनाने वाली बॉडी दे विच, कानून बनाने वाली बॉडी दे विच इंडियंस नूं एंट्री मिली है, लेकिन एग्जीक्यूटिव च नहीं मिली, कैबिनेट च नहीं मिली, पार्लीमेंट च मिली है, सरकार च नहीं मिली, समझ रहे हो। 1909 च डिसीजन लिया जाता है कि ईवन सरकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल च भी एक इंडियन नूं एंट्री मिलूगी, समझ आया कि नहीं। तो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे विच एक इंडियन नूं एंट्री दित्ती जाऊगी, एंड जिहड़े फर्स्ट इंडियन हुंदे दा नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है। क्वेश्चन आंदा रहंदा है, सत्येंद्र नाथ, पल्ले पै रहे कि नहीं सर, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ये बहुत मेजर है। और इसके बाद वोट का भी सिलसिला शुरू हो गया, और साथ साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है कि आपने एक क्वेश्चन पूछा उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो, तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। हुण आ जाओ नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, समझ आ रही है कि ऊपर जा रहे हैं सारा, मैं एग्जाम ओरिएंटेड करा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हुण आ जाओ नेक्स्ट एक्ट के ऊपर 1919, ये 1919 लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी के ऊपर इन्फिनिटी मार्क कर लियो। अब आ रहे कुछ बहुत मेजर चेंजेस। सबसे बड़ा मेजर चेंज ये आ रहा है कि भारत के अंदर फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अच्छे वाला फेडरलिज्म। यानी कि पहला की सीगा, पहला क्लीयरली डिफाइंड नहीं हुंदा सीगा कि प्रोविंसेस किहड़े सब्जैक्ट्स ते लॉ लैके आ सकते हैं एंड सेंटर किहड़े सब्जैक्ट ते लॉ लैके आ सकदा, तो लड़ाई झगड़े चलते रहंदे सीगे। तो 1919 दे विच एक बड़ा इंटरस्टिंग काम किया कि इन्हां ने कहा कि सब्जैक्ट्स नूं डिवाइड कर दिता जाए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जो हमारे भारत में आज यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है वो अब आ रही है, इसके अंदर कॉन्करेंट लिस्ट ऐड की जाएगी 35 में, ठीक है। और ये जो लिस्टें जो आएंगी ना, ये लिस्टें जो होंगी, ये लिस्टें के अंदर स्टेट के अंदर भी 2 टाइप की लिस्ट होगी, वो मैं आपको हिस्ट्री में कराऊंगा, इसको डायरकी बोलते हैं, ठीक है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हो गया। तो थोड़ा थोड़ा की आ गया, डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना शुरू हो गया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सर, सेंटर दी जिहड़ी पार्लीमेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इनू बाई कैमरल करता है, यानी कि 2 हाउसेस, समझ आया। सो जो आज हमारे भारत में लोकसभा राज्यसभा है वो 1919 के कानून में आई है। पहले क्या था, सिर्फ एक ही होता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके 2 हाउसेस नहीं थे।
अब उसको बाई कैमरल कर दिया गया है 1919 के कानून में। क्लियर है? वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड, भारत के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ग्रेट जॉब। डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट इलेक्शन लोग दोनों हाउसेज में हो रही थी कुछ परसेंटेज। यानी कि आज देखो, राज्यसभा आज इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, मैं कराऊंगा। राज्यसभा जिन्ने मेंबर्स है सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। लोकसभा के सारे मेंबर्स ऑलमोस्ट डायरेक्टली इलेक्टेड है। लेकिन 1919 के कानून च दोनों हाउसेज से डायरेक्ट इलेक्शंस हो रही सी। लिख लो ये चीज़, बोथ द हाउसेज वर हैविंग डायरेक्ट इलेक्शंस। लेकिन जो इलेक्शंस थी, ये इलेक्शंस की जो कौन वोट डाल सकता है, उसमें फ्रेंचाइजी जो थी वो लिमिटेड थी। फ्रेंचाइजी थी वो लिमिटेड थी। लिमिटेड का मतलब है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं थी। आज तो 18 साल के ऊपर हर बंदा वोट डाल सकता है, लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं था। इस टाइम पे फ्रेंचाइजी लिमिटेड थी और लिमिट्स 3 थी, ये याद रखना है। प्रॉपर्टी, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ एक्स ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक्स ਲੈਵਲ ਆਫ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣ। समझ गए? जो टैक्स नहीं पे कर रहे, जो कोई प्रॉपर्टी नहीं हैगी, जो एजुकेशन नहीं हैगी, नो वोट। तो इन्हों की कहने आप लिमिटेड फ्रेंचाइजी। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? और वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी एक चेंज कर दिया है। वो चेंज ये किया है कि वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 1 इंडियन अलाउड था, अब 3 इंडियन अलाउड है। तो बढ़ा दिया ना इंडियंस की एंट्री। तो देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल च कदों आए इंडियंस, बोलो। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट च कदों आए? 1861 दे विच। हुणे तां मैं दस के हटिया, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल च कदों आए? 9 दे विच। किसी भी सरकार के 3 संस्थाएं, लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली, एग्जीक्यूटिव कानूनों को इंप्लीमेंट करने वाली, जुडिशरी कानूनों को इंटरप्रेट करने वाली। ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस रॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले होती थी, लेकिन फिर अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। कब बनाई गई? 1853 के अंदर। समझाया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले कितने बंदे? एक था 1909 में। 1919 में कितने हो गए? 3 हो गए। ग्रेट। कब आई भारत में डायरेक्ट इलेक्शन? 1919। कब आई इनडायरेक्ट इलेक्शन? 1892। याद रहोगा ये चीज़? एक बार नजर घुमाओ। अब लिखो नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी स्क्वायर 1935 एक्ट। नहीं मतलब ब्रिटिश सारे ही सीगे, ब्रिटिश करिकुलम ही सीगा, मकौले का ही हुंदा सी सिस्टम। ठीक है? वुड्स डिस्पैच। अगे देखो 1935 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ कि ऑल इंडिया फेडरेशन का ऐसे बोला गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनानी है, और उस ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट और इवन जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स, ये भी ज्वाइन कर लेंगे अगर इनका मूड है तो। अगर इनका मूड है, यानी कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं है। अगर इनका मूड है तो आ जाओ, अगर इनका मूड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके बिना भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आ गया सबसे बड़ा। दूसरा, यूनियन लिस्ट दे नाल नाल स्टेट लिस्ट दे नाल नाल कॉन्करेंट लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि वो सब्जैक्ट्स ਜਿਹੜੇ दोनों यूनियन ते स्टेट लॉ बना सकते हैं।
ठीक है। थर्ड रेजिडुअरी पावर्स, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਈਸਰॉय ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ 'ਚ ਵਾਈਸਰॉय ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਵਾਈਸਰॉय ਕੋਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਰੀ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ? ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ? ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿन उस टाइम पे कौन करता सीगा? वाइसरॉय। हुन ध्यान से सुनो नेक्स्ट। फ्रेंचाइजी जो है थोड़ी सी एक्सपैंड कर दी है, अब थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी है। देख रहे हो ना, यूनिवर्सल की तरफ पहुंच रहे हैं हम। अब थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी है, एजुकेशन में भी टैक्स पेयर्स को भी रिलैक्सेशन दे दी कि इतना कम टैक्स दोगे तब भी तुम वो हो, कम प्रॉपर्टी में भी तुम वोट डाल सकते हो। तो फ्रेंचाइजी बढ़ा के एटलीस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है भारत की वोट डाल सकती है 1935 के कानून में। बट डेमोक्रेसी तो आई नहीं ना। डेमोक्रेसी उदों आऊगी ना सारे वोट पा सकते हैं, फिर ही आप कहेंगे ना इंडिया एक लोकतंत्र है। इस वजह नाल ये कोई लोकतंत्र थोड़ी सीगा, तानाशाह सीगा ये। क्लियर है? इस तो अलावा वी हैव द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी अमेजिंग। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जो है वो आ गया है। जो पुराना सुप्रीम कोर्ट था ये कलकत्ता में सिर्फ अपील कोर्ट था, ये कोई ऐसा नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर भी अपनी जजमेंट दे। लेकिन जो असली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आता है वो कब आता है? 1935 के कानून में। याद रहोगा ये चीज, ठीक है। इस तो अलावा वी हैव फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, which is today called as the UPSC. So, welcome to UPSC, Federal Public Service Commission. इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी धाराएं थी इसके अंदर, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी धाराएं थी। क्या बात है, समझ आया सबनू? उदों कोई कमीशन नहीं सिलेक्ट करता सरकार हूँ, या गवर्नमेंट आप ही, गवर्नमेंट जी है, एक तो होंगे गवर्नमेंट सीधा पेपर ले ले, एक गवर्नमेंट जी है पेपर लै रही है थ्रू द कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट है सरकार तो आ सिलसिला जोड़ा सीगा नहीं गा, ये भी ये मुद्दा ही है ना यार, ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इत्थे तुसी इंडिपेंडेंटली नहीं रिक्रूट कर रहे। प्रॉब्लम तो इत्थे भी है, PPSC दे विच आधे बंदे ला दो बट यस फेयरली थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट होया काम, ठीक है या ग्रेट। तो हुण आपां इहनूं थोड़ा जिहा दोबारा करते हैं, तो है ना रिपीट करदा मैं की हैगा जी अपने कोले दो रूल है, किहड़े किहड़े है? सब तो पहला की है कंपनी रूल, एंड फिर की है ऐ बना लो एक मेरे नाल चार्ट बना लो, याद रहूगा सारी उम्र लई। कंपनी रूल ते क्राउन रूल। कंपनी रूल ऑल्दो 16 से शुरू होंदा है, पर 1600 तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग सी कंपनी, असली दौर शुरू होंदा है 1773 तो लैके 1857 तक। एंड इत्थे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई जो कि स्पार्क सीगा जिन्हें कंपनी तो क्राउन शिफ्ट करता, एंड 1858 तो लैके 1947 तक ये टाइम आ गया। इत्थे ब्रिटिश डायरैक्टली कंट्रोल करती सी, इत्थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कंट्रोल करती सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर आप देखिए तो अपने ਕੋਲੇ क्राउन रूल के अंडर रेगूलेटिंग एक्ट आए 1773 ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ 1793 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1833 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रपोजल आ गया पर मन्निया नहीं गया, एंड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ होया, यानी कि लॉज नूं लिखण दा तरीका स्टार्ट हो गया देश दे विच। 1853 दे विच आपां ने की कीता? लैजिस्लेटिव काउंसिल इंट्रोड्यूस किया जो कि सैपरेट होगा फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एंड नाल अपने कोले की आंदा है सिविल सर्विसेज एग्जाम जिहड़ा हैगा लाइव हो जाता है, बट एग्जाम सरकार डायरैक्टली लै रही है, नॉट थ्रू एनी कमीशन।
यहाँ पे खत्म हो गया हमारा कंपनी रूल। अब क्राउन रूल के अंदर 1861 का काउंसिल एक्ट, ये काउंसिल एक्ट के अंदर एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम आता है भारत के अंदर, और ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ 3 ਇੰਡੀਅਨਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ। तो इलेक्टेड कदों होगा 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ तो इलेक्टेड होगा, लेकिन इलेक्टेड की हो जाएगी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगी। समझ आ रहा है, पल्ले पै रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1892 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ 1909। 1909 'ਚ ਵਾਈਸਰॉय ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ 1909 'ਚ ਵਾਈਸਰॉय ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਸਿਨਹਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਅਲੱਗ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ 2 ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਇਨ 1909। ਐਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ। ਇਹ ਮਾਰਲੀਮੈਂਟੋ ਰਿਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਊਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਡਿਆਰਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਲੀਵ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਆਰਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਮਨ ਨੂੰ VOTING ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ VOTING ਰਾਈਟਸ ਦੇਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ तो सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, नॉट जेंडर। क्लियर है? yes, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, लिख लो ये चीज़। तो उस तो बाद देखो ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 35 ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਵਾਈਸਰॉय ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? 1 ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ 1935 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। तो 1935 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ, ਰੈਜ਼ੀਡਰੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ 10% ਆਫ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया। क्लियर है सर? तो ये है पूरा का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आरबीआई भी आ गया, आरबीआई भी आ गया, लिख लो, देख लो ये फोटो खींच लो इसकी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रट्टा बच जाएगा एक। वैसे मैंने पता नहीं तो समझ आऊगा कि नहीं, मैं सारिया चीज़ें ही लिखी हैं, FLD BEC, बट एक पेज पे ऐसे सामने चिपका हो ना तो हमें याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है, कि बार बार ऐसे। तो इन्हीं में से सवाल पूछेंगे, कितने सवाल बन सकते हैं, भर भर के सवाल। जैसे पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयरमैन कौन था, मैंबर कौन था? सत्येंद्र। लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 मैंबर्स इंडियन केड़े सीगे, तो वो पूछ लेंगे दोनों।
ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ? 1892 ਚ। इलेक्शन पहले इनडायरेक्ट होती है फिर डायरेक्ट होती है ना। तो ऐसे बड़े सवाल पूछ सकते हैं आपको। भारत के अंदर सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल को एग्जीक्यूटिव से डिवाइड किस कानून में किया गया? 1853। आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1833 में। शुरू कब हुआ? 1853 में। ठीक है, सो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं मैंने, ये और मेकिंग ऑफ द। देखो अल्टीमेटली यार भारत एक गुलाम देश था अंग्रेज़ों का, लेकिन अंग्रेज़ों के सिस्टम के साथ हमारे देश के पढ़े लिखे लोग काफ़ी प्रभावित थे। इनको था कि इनका सिस्टम अच्छा है लेकिन हमारे लिए काम नहीं करता। इनका सिस्टम जो है वो बढ़िया है, जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, ये जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, ये जो कानूनों को बनाने का सिस्टम है, ये पूरा जो तरीका है बड़ी ऑर्गेनाइज सिविलाइज सिस्टम है जो अपने देश में भी होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क फॉर इंडिया फॉर अ सिंपल रीजन दैट वी वर अ स्लेव नेशन। इवन भगत सिंह एंड सारे फ्रीडम फाइटर्स वर सेइंग कि भाई ये सिस्टम जो इंप्लीमेंट हो जाए अपने देश तक, बहुत देश अपना आगे चला जाऊगा, लेकिन इंप्लीमेंट होना चाहिए इन दी अर्नेस्ट। डॉक्टर BR अंबेडकर तो लैके नेहरू तक सारे वैसटर्न एजुकेटेड सीगे, अमेरिका ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटीज़ 'ਚ पढ़े हुए हैं। ਹੁਣ डॉक्टर BR अंबेडकर कैम्ब्रिज ਦੇ पढ़े हुए ਸੀਗੇ। तो जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो जो इंडिया के आए कहते पता नहीं 2 ट्रक बुक्स के नाल आए, इन्ना पढ़ते थे। तो ये सारे वैसटर्न एजुकेटेड लोग जोड़े थे जो इंडिया के आएंगे, सो दे वुड लाइक टू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम, बट बिकॉज इट वॉज वर्किंग वेरी गुड इन देयर कंट्रीज। दीज कंट्रीज वर रिच, दीज कंट्रीज वर हैविंग मनी, दीज कंट्रीज वर हैविंग गुड डिफेंस, दीज कंट्रीज वर हैविंग गुड लॉ एंड ऑर्डर, कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज वर्किंग वेल। So India also wanted to have a similar kind of system, but it was not happening because Angrez was controlling us. But while the British was controlling us, there were voices कि we would like to have a similar kind of system. For example, fundamental rights का idea ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਿਓ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਮ ਰੂਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਵਨ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਸਲੇਵਰੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, किताबा च लिखे गल्लां कईयां। सो कहने का मतलब है कि हमें भी वो जो सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया वो सिस्टम हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया जाए। तो सबसे पहली बार 1934 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बुलाने की बात चली कि भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आनी चाहिए जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। और ये जो डिमांड आई ये कांग्रेस से नहीं आई, बड़ी इंटरेस्टिंगली ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर से आई, M.N. Roy। तो the idea that India should have its own constitution which should be made by an assembly जो इस संविधान को बनाएगी, ये आइडिया सबसे पहले कब आया? 1934 M.N. Roy जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। ये भी एक पार्टी सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्नी चली नहीं, कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव सी, लेकिन कुछ देशों च कम्युनिस्ट पार्टीज इन्नियां चलियां कि अज तक चल रही है, जिवें चाइना टुडे दे आर इन कंट्रोल, बट इंडिया च इन्नी चली नहीं। समझ आ रहा है लॉजिक? लेकिन भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेक्स्ट ईयर 1935 के अंदर ही बोल दिया कि यस हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ चाहिए, यानी कि INC ਦੇ ਵਿੱਚ डिमांड बाद चो आई है एज कंपेयर टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिन्हें पहला डिमांड रेज करती सी। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली आनी चाहिए जो अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनावे, यानी जी असैंबली आवे ना, ये असैंबली डायरैक्टली इलैक्टेड होवे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नू यूज करके। ध्यान से सुनो इस बात को, जो बंदे हमारे देश का संविधान लिखेंगे
वो देश के वो लोग जो है वो देश के लोगों से डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हों। ऐसा ना हो कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड लोगों को भेज दिया असेंबली के अंदर, और एग्जैक्टली वही हुआ। भारत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, समझ रहे हो? एग्जैक्टली वही हुआ। तो नेहरू की बात तो मानी नहीं गई। यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਕਦੋਂ ਮੰਨੀ? ਹਕੂਮਤ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ बोझ पिया किसी चीज़ का। एनो बोझ सीगा हमारे श्री एडोल्फ हिटलर का। जब एडोल्फ हिटलर ने बम सिटने शुरू किए लंदन के ऊपर 1940 अगस्त के अंदर, 1939 में एडोल्फ हिटलर पोलैंड इन्वेड करता है। पोलैंड तो बाद यह ऊपर चला जाता नॉर्थ दे विच इन्वेड करने वास्ते, फिर यह बेल्जियम ते अटैक करता है, फिर फ्रांस कैप्चर कर लेंदा है। फ्रांस कैप्चर करने तो बाद कहता है हुण आ गई वारी द ग्रेट ब्रिटेन दी। एंड उत्थे चैंबरलेन हुंदा उन्हां दा प्राइम मिनिस्टर, जिन्हों रिप्लेस कर दिता जाता बाय द चर्चिल। तो चर्चिल आगे बोल दिंदा है कि वी विल फाइट ऑन द सी, वी विल फाइट ऑन द लैंड, वी विल फाइट एवरीवेयर वी कैन। इस बंदे नूं है ना स्टेटमेंट है, हिटलर हैज आस्क्ड फॉर इट एंड वी विल गिव टू हिम। उसने मांगा, हम दे देते हैं उसको। हिटलर कहता बेटा ऐसे कैसे, हमारे जो हवाई जहाज है ये मतलब एवं ही है, शो ही रखे है। एयर बैटल्स होंदियां, लंडन के ब्रिज नूं तोड़िया जाता है, लंडन नूं बॉम्ब किया जाता है। यह जे हालात पै जाते हैं कि चर्चिल के हत्थां पैरां दी पै जाती है। चर्चिल जिहड़ा हैगा US कोल जाता है, रूजवेल्ट उदों राजा होंदा है, रूजवेल्ट मतलब प्रेजिडेंट होंदा है, रूजवेल्ट कोल जाता है। रूजवेल्ट नूं कहंदा प्लीज़ मेरी हैल्प कर दे, मैनूं हिटलर मार दूगा, खा जूगा। रूजवेल्ट कहंदा साडी जंग नहीं हैगी। अमेरिका की जिहड़ी वो है, अमेरिका के जिहड़े वोटर्स है वो कहते रूजवेल्ट गलती नाल बिना वड़ जी इन्हां दी जंगां च। हिटलर नूं किसी पासों चर्चिल नूं किसी पासों कुछ नहीं मिलता। फिर हिटलर कहंदा, चर्चिल कहंदा हुण इंडिया की सपोर्ट ही लै लईए, इन्हां नूं ही कह दईए कि आ जाओ, वैसे तो साडे स्लेव हो तुसीं बट सपोर्ट लैनी भी बनती है। तो एक ऑफर भेजा जाता है जिसका नाम होंदा है ऑगस्ट ऑफर। जे हिटलर ना होंदा यह ऑफर इन्हां ने कदे नहीं भेजने सी, समझ रहे हो? अगस्त ऑफर पे जाते हैं। उस अगस्त ऑफर च पहली बार हुकूमत ये मानती है कि असी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनावांगे, बट एक बारी हिटलर हरा दिए ऑन कंडीशंस 1940। एंड तुहानूं पता ही है कंडीशनां ते कित्थे इन्हां ने मिलनियां है ना, मीट करनियां सी। हिटलर हरा दिए एक बारी, बट ऑन कंडीशंस कि हिटलर हार जूगा। 1940 ऑफर दे देंगे कि ठीक है फाइन, असी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली बनाने लई रेडी हैं। सो क्वेश्चन आऊगा पेपर के, सब तो पहली बार हुकूमत कदों असैंबली बनाने लई मन्नी? आंसर की है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर क्यों हो रहा है? वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर करके हो रहा है। हो सारा कोई लॉजिक नहीं है। फिर क्रिप्स मिशन आता है, वो 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ अगस्त ऑफर ਨੂੰ ਰੀਆਈਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है कि हाँ जी कोई गल नहीं, जो असी अगस्त ऑफर च किया असी कर देंगे। बट अगेन आफ्टर द वॉर गांधी नूं कहंदा ये तो मैनूं पोस्ट डेटेड चैक लगता ऑन फॉलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चैक का मतलब है कि चैक 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ रिडीम कराइयो, ਜਦੋਂ ਨੂੰ बैंक फेल हो जाना। सो ये 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ है, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर 1945 जो जंग खत्म हो जाती है तो उत्थे चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है ब्रिटिश के, तो फाइनली वो कहने लग जाते चलो यार यूनाइटेड नेशन का भी प्रैशर है, अमरीका का भी प्रैशर है, क्योंकि अमरीका ने इन्होंने हैल्प की सी। अमरीका 1943 च वॉर च एंटर, एंड अमरीका भी क्यों हैल्प नहीं की सी? अमरीका जापान तो बदला लै रहा सीगा। उन्होंने पर्ल हार्बर से 2 बंब सिटे, इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी करता। ऐसा है अमेरिका। आप थोड़ी सी चिंगारी लगाओगे अगला न्यूक्लियर बम सिट दे तुहाडे मूंह ते। तो अमरीका जिहड़ा हैगा वो जापान लैके आया। हुण अमेरिका आ गया, अमेरिका कहता सीगा वी आर द वॉइस ऑफ द फ्री कंट्रीज़, वी आर द वॉइस ऑफ द लिबरल कंट्रीज़। UN बन गया 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ बेसिक ऑब्जेक्टिव ही सीगा डीकॉलोनाइजेशन। एंड इन्हां दे प्रैशर ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रिटिश सरकार ने कहा कि चलो यार छड्डो यार इन्हां नूं, याद करो।
ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਗਾਂਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਬਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਸਰ? ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ऑलरेडी है इंडिया मतलब कहने का मतलब है टॉप के मिनिस्टर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं टू गिव सर्टन रिकमेंडेशंस। एंड कैबिनेट मिशन ने एक रिकमेंडेशन दी एंड वो रिकमेंडेशन ये सीगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली इंडिया दे विच आवे एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दा लिखे। समझ आया कि नहीं? सर सो देखो ब्रिटिश हुकूमत वालों कदों सब तो पहला कदों क्या गया? अगस्त ऑफर च, फिर क्रिप्स मिशन दे विच एंड फाइनली फिर कैबिनेट मिशन ने की करता सर? परमिशन दे दी। याद रहूगा ये चीज़। 1947 ਚ देश आज़ाद किया जाता है बाय एक्ट पास बाय द पार्लीमेंट ऑफ ब्रिटेन। तो ये बड़ी डिबेट होंगी है कि शायद इन्होंने अपन आज़ादी लीती नहीं, उन्होंने दी है आपां नूं, क्योंकि अगले ने कानून पास करके तो आज़ाद किया, आपां थोड़ी लीती है। उस एक्ट का नाम होंदा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ध्यान से सुनने जो मैं बात बताने लगा हूँ। ये एक्ट में लिख दिया जाता है कि भारत अब आज़ाद है, ब्रिटिश क्वीन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे भी एम्परर ऑफ इंडिया लिखा गया है वहाँ से एम्परर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी रॉयल सिग्निया है, यहाँ पे कुछ लोकेशन के अंदर वो सारा रॉयल सिग्निया बाहर निकाल देंगे। रॉयल सिग्निया समझ गए ना, फ्लैग ऑफ द ब्रिटिश बाहर चला जाऊगा। एंड नाल जिहड़ी देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली है ये सॉवरेन बॉडी है। सॉवरेन मतलब ये ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं हैगा, कि हैगी ये सॉवरेन बॉडी है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली वालों जिहड़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का लिखा जाऊगा वो मन्निया जाऊगा, समझ गए। एंड अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कोई प्रीवियस एक्ट्स नू रिपील भी कर देंदी है तो वो एक्ट्स रिपील समझे जाएंगे, क्योंकि यह की एक सॉवरेन बॉडी है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पावर च है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कहती है कि सानू ये एक्ट चाहिए ही नहीं हैगा तो रिपील हो जाऊगा। एंड ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी वो नहीं करूगी। समझ आ रहा है कि नहीं? एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये कहता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली कला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लिखो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, यानी कि संविधान के नाल नाल अपने देश कानून भी बनाऊगी जब तक पार्लियामेंट नहीं हैगी, क्योंकि पार्लियामेंट हले है ही नहीं। पार्लियामेंट आऊगी, इलैक्शंस होणगियां, ये इलैक्शंस नाल थोड़ी बनी है, इंडायरैक्ट इलैक्शंस है। जदों तक देश च पार्लियामेंट नहीं आऊगा उदों तक यही असैंबली कानून भी बनाऊगी तो यही असैंबली। समझ आ रहा है कि नहीं? एंड वेरी इंटरस्टिंगली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के सैशनस होंदे सी तो सैशनस 2 होंदे सी। एक सैशन च ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करते सी एंड दूजे सैशन च कानून डिस्कस करते सी, इंडिया च कोई कानून लेके आना है। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ, जीवी जी फॉर गोपाल, वी फॉर वर्मा, जीवी मावलंकर प्रेसिडेंट होंगे सी। थोड़ा थोड़ा बल्ले बह रहा कि दौर किवें शुरू होया। 1934 एम.एन. रॉय, 1935 आई.एन.सी, 1938 कौन, नेहरू प्लस यूनिवर्सल एडल्ट याद रहूगा, 1940 अगस्त ऑफर, 1942 क्रिप्स मिशन, 1946 कैबिनेट मिशन।
ਐਂਡ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ 1947 ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ? ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਬੋਡੀ। ਸੋਵਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ? ਇਸੇ ਹੀ 1946 ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ 389 ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 389। ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? 1900 ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 389 ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 296 ਮੈਂਬਰ ਤੇ 93 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 93 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 93 ਮੈਂਬਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 296 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 292 ਪਲੱਸ 4 ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ 292 ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਚੋਂ ਆਣਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਚਾਟੂਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਚਾਟੂਕਾਰ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਚਾਟੂਕਾਰ पता है ना ਕੀ ਹੁੰਦਾ? साइकोफैंट्स। ठीक है कि भाई आप ही सब कुछ हो, हमें कंट्रोल मत कर लेना। तो वो हो गए कौन से? प्रिंसली स्टेट्स। एंड चार जेडे सीगे दे वर लाइक द सेंट्रल, ठीक है, कमीशंस। ये वो थे जो यूनियन टेरिटरी लगा लो, की लगा लो, यूटी लगा लो, ये सीधा सेंटर के अंडर कंट्रोल च हुंदे सीगे, यूटीज। तो इदा करके बन गया। हुणे 389 च जेडे 93 मैंबर सीगे ये बेटा की सी? नॉमिनेटेड। ये की सीगे? नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड का मतलब है कि नुमाइंदे भेजणगे राजे आपने अपने, एंड आ जेडे सीगे किहड़े सीगे बेटा? इलैक्टेड। लेकिन इलैक्टेड किहड़ी सी? इनडायरैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनू कौन इलैक्ट कर रहा है? प्रोविंशियल लैजिस्लेटिव असैंबली दे मैंबरस। यानी कि जिवें पंजाब दे विच MLA, यूपी दे विच MLA आपस च वोट पा के किसी MLA नू भेज रहे हैं, समझ रहे हो? MP बना के भेज रहे हैं, समझ गए ना? तो जिवें पंजाब दे MLA वोट पा देन 117 दे विच हो के भाई असीं वोट पावांगे जिन्हों भेजांगे, तो अल्टीमेटली इंडायरैक्ट इलैक्शन होगी। जे डायरैक्ट होंदी तां पंजाब दे लोग वोट पांदे। अज आपां इन्हां नूं MPs दी वोट पावांगे आपां सारे इकट्ठे मिल के, वो डायरैक्ट इलैक्शन है। जिवें राज्य सभा दे मैंबर सिलैक्ट हुंदे आ उवें ही ये सिलैक्ट हो रहे सी इंडायरैक्ट इलैक्शन दे नाल, जो कि नेहरू दी गल नाल बिल्कुल विपरीत सीगा, क्योंकि नेहरू ने यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नाल क्या सीगा करन। क्लियर हो गया? तो ये मैंबर्स आ गए। हुण ये मैंबर जिहड़े हैगे इहदे विच ध्यान से सुनना है, 93 जिहड़े सीगे ये आणगे ही नहीं, बहुत घट आणगे इहदे विचों, क्योंकि नुमाइंदे इंटरस्टेड ही नहीं हैगे इंडिया दे विच। रजवाड़े चाहते तो आपदा देश बना ली, कश्मीर वाला कहता असीं आपदा देश बना लीए, हैदराबाद कहता असीं आपदा देश बना लीए, जे किते असैंबली ज्वाइन कर ली तो मतलब असीं इंडिया का पार्ट बन गए। ऐसे कैसे? मसा तो मौका मिला इंडिपेंडेंस का। फिर आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो बेटा ऐसे नहीं है, अब गए अंग्रेज, अब हम हैं स्टील मैन, है ना? तो द आइडिया इज कि फिर वो गेम खेलेंगे, आदि पॉलिटिक्स करेंगे, द यूनिटी ऑफ इंडिया नू प्रमोट करेंगे। तो 93 बहुत घट ज्वाइन किए। 296 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सर ध्यान से सुनना है, कांग्रेस को कुछ वोटें मिलेंगी? ऐसा तो है नहीं कि कल कांग्रेस ही जीतेगी, मुस्लिम लीग भी जीत जाएगी इसमें। जहाँ पे मुस्लिम वोटें हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग जीत जाएगी। मुस्लिम लीग कोई 73-74 वोटें जीत जाएगी, सीटें जीत जाएगी। हाँ, उन्होंने एरिया च मुस्लिम लीग वाले इलाके दे विच भी इलैक्शन हो रही है, तो उत्थों जित जाएंगे। एंड मुस्लिम लीग बड़ी स्मार्टली की करूगी, कहोगी असी असैंबली दे विच आंदे ही नहीं, बॉयकॉट करांगे। 73 जितन तो बाद दे विल बॉयकॉट। क्यों? दे वांटेड अ सैपरेट नेशन। जिन्ना कह रहा है जितांगे
ਕਿਉਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੜੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੜੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾ। that is what Jinnah is going to do this time, ਸਮਝ ਗਏ? so they will not come। तो ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 379 ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ 379 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ 210 211 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ 1947 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 329 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟ ਸੀਟਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ? 299। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 299। 299 ਦੇ ਵਿੱਚ 229 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ 70 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਨੰਬਰਸ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ 389 ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 296 ਤੇ 73 ਨਹੀਂ 93 ਸੋ 93 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ, ਐਂਡ ਲੇਕਿਨ ਬਟਵਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ 389 ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਨੈਟ ਆ ਜਾਊਗੀ 299। ਤਾਂ 299 ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? 229 ਤੇ 70, ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 23 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਤੋਂ, ਤੇ 200 ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਆਹ 50-60 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 96 ਮਾਈਨਸ 30 ਕਰ ਲਓ, 66। तो 66 ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ? 299। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ? 299। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਐਂਡ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 285। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो उस दिन 285 ਹੋਣਗੇ, 14-15 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। तो मोटा मोटा अपने को 299 बंदे बच गए हैं। ठीक है, ये बंदे अपने पास करेंगे। कदों होगा पास अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949। लेकिन अप्लाई कदों होगा? 26 जनवरी 1950। लेकिन कुछ प्रोविजनस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इदां ही अप्लाई हो जाएंगियां, ਐਂਡ ਬਾਕੀ 99% ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਓਥ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਥ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਚਲੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਛਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ।